नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। साथियों, इसके पहले हमने 2 वीडियो दे दिया है और उसमें से एक संविधान का परिचय हमने आपसे करवाया है, यानी कि हम सिलेबस क्या पढ़ाएंगे संविधान में वो हमने बताया है। और इसके बाद दूसरे वाले वीडियो में 1773 का अधिनियम जो है उसको हमने चर्चा किया है। तो आइए उसके बाद का हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें कुछ कमियां जो थीं उसे 1781 में क्या किया गया, संशोधन करने का प्रयास किया गया। और जो संशोधन किया गया वो संशोधन क्या कहलाया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब किया गया था, 1781 में किया गया। ठीक है, 1781 में किया गया और वो क्या कहलाया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया। इसके बाद में 1781 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोगों का आज वही टॉपिक है पढ़ने का। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। बैकग्राउंड में मतलब यह कि कुछ ब्रिटेन की घटनाएं और कुछ इंडिया में। ब्रिटेन की घटनाएं, जैसे छोटी सी बात अगर हम लोग लेते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन ब्रिटेन में यह था, ब्रिटेन में मुक्त बाजार और उदारवादी व्यवस्था स्थापित करने की मांग चल रही थी बहुत तीव्र गति से। ठीक है, उदारवादी व्यवस्था स्थापित करने की मांग कर रहे थे ये लोग और मुक्त बाजार की। इसी बीच में जैसे कहते हैं कि आग में घी डालने का काम वो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक करता है, जो कि मुक्त बाजार और खुली प्रतियोगिता पर होती है। और यह पुस्तक जो है एडम स्मिथ की है। ये पूछा गया है दोस्तों, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे ध्यान देकर देख लीजिए। किसकी थी, एडम स्मिथ की थी। तो इनकी जो ये पुस्तक आई इसने भी इस आंदोलन को थोड़ा और बढ़ाने का काम किया। इसी बीच में क्या हुआ कि भारत में भी कंपनी के शासन को लेकर के क्या हुआ, अंतर्विरोध चल रहा था ब्रिटेन में। भारत में जो कंपनी का शासन था उसको लेकर के ब्रिटेन में अंतर्विरोध चल रहा था। और इस बीच अंतर्विरोध के बीच में ही ये सारी परिस्थितियाँ क्या करती हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको त्यागपत्र देने को मजबूर करते हैं। उनकी सरकार हो जाती है क्या, गिर जाती है। उनकी सरकार गिर जाती है जब, तो इस तरह से उस टाइम पे जो कि प्रधानमंत्री फॉक्स थे ब्रिटेन के, तो ये इनकी जब सरकार गिर जाती है तो नए प्रधानमंत्री आते हैं। अब नए प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो विलियम पिट्स बनते हैं। कौन बनते हैं, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स जब बनते हैं तो ये विलियम पिट्स यहाँ के अंतर्विरोध को, जो कि ब्रिटेन का जो यहाँ पे गवर्नमेंट गई इनकी, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ इंडिया में जो इनका कंपनी के शासन से संबंधित जो अंतर्विरोध था वो सारे के सारे अंतर्विरोध को इन्होंने क्या किया, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए यहाँ में इंडिया के जो ये समस्याएं थी इसको मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए एक अधिनियम लाते हैं। और उस अधिनियम में क्या करते हैं, कुछ प्रावधान करते हैं। वही अधिनियम क्या कहलाया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। ये लाए थे पिट्स यानी कि प्रधानमंत्री, लाया गया था इंडिया के संबंध में यानी कि इंडिया, और लाया गया था कब, 1784 में यानी कि 1784। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट और 1784। यानी कि पिट्स लाए थे, इंडिया के लिए लाए थे, क्या था ये, एक्ट था। और कब आया था, 1784 में आया था। इस तरह से यह पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है साथियों, यह 1784 में आता है। और इसमें जो प्रावधान किए जाते हैं उन प्रावधानों में हम लोग देखते हैं जब, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो यहाँ पे किया जाता है वो यह किया जाता है कि इसमें कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश प्रांत के रूप में घोषित कर दिया जाता है। यानी ब्रिटिश के अधीन का प्रांत घोषित किया जाता है। और वहाँ जैसे कंपनी का जो शासन था उस कंपनी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक पर हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रावधान जो किया गया, पहला यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी कि कंपनी जहां जहां पर कब्जा जमाए हुए थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना बना लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना बना लिया कि ये हमारे आधिपत्य का क्षेत्र है, उसको अपने आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को
क्या किया गया, कंपनी पर पूरा नियंत्रण दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी पर पूरा नियंत्रण दिया गया कि कंपनी पर पूरा नियंत्रण रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये दो क्लियर हो गए। ये दो क्लियर अगर होते हैं तो ये ही दो क्लियर जो होते हैं आपके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। इसके बाद आगे बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे थोड़ा सा आप देखिएगा, कंपनी के कार्य जो है इसके क्या किए जाते हैं, दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। वो दो भाग कौन कौन से कर दिए जाते हैं, पहला किया जाता है राजनैतिक, और दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पर किया जाता है क्या, वाणिज्यिक। ये राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को दो भागों में बांटने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह दो भागों में जब डिवाइड हो जा रहा है तो यह क्या कहा जा सकता है, द्वैध शासन हो सकता है। जैसे अगर से कुछ आपको दे दिया जाए प्रशासन चलाने के लिए, लीजिए आप चलाइए, यानी कि इंडियन चलाइए, और कुछ गवर्नर अपना चला रहा हो, तो इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया तो वह द्वैध शासन अगर हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी तो दो तरह से शासन हो गया स्थापित, तो इस तरह से इसको भी आप द्वैध शासन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 1919 में स्थापित हुआ था, कुछ गवर्नर जनरल ने अपने पास रख लिया था और क्या किया था, कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को दे दिया था। तो वैसे ही अब यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक और वाणिज्यिक में विभाजित किया गया। अब यहाँ पर द्वैध शासन स्थापित हुआ। इसके बाद जो है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन किया गया राजनीतिक कार्यों को। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण बोर्ड जिसको कहते हैं वही ही आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर आप जब आते हैं, वाणिज्यिक कार्य कौन देख रहा था, वाणिज्यिक कार्यों को अगर आप देखते हैं तो इसके लिए निदेशक मंडल था। निदेशक मंडल वाणिज्यिक कार्यों को देख रहा था। समझ में आया? तो इस तरह से निदेशक मंडल वाणिज्यिक कार्यों को देख रहा था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था, यहाँ पे राजनीतिक मामलों को देख रहा था। अब यहाँ पर इसके बाद फिर से आइएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बंबई प्रांत है, ये मद्रास प्रांत है, और ये है बंगाल प्रांत। मद्रास प्रांत और बंबई प्रांत को इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रांत के अधीन कर दिया गया पूर्णतया। क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के अधीन घोषित कर दिया गया, पूर्णतः अधीन इसके कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पूर्णतः क्या किया जाता है, इन दोनों को अधीन उसी के कर दिया जाता है। किसके अधीन, इन दोनों को क्या किया जाता है, बंगाल और मद्रास को क्या किया जाता है, सॉरी बंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे, पहले आप लोग बताइए। 1773 के तहत गवर्नर जनरल की एक परिषद गठित की गई थी। उस परिषद में कितने सदस्य होते हैं साथियों, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप उन चारों के नाम बताइएगा जो सदस्य उसके थे। अब आइएगा, परिषद के सदस्यों की संख्या को घटा करके यहाँ पर 3 कर दिया जाता है। हमने वहां पे 4 सदस्य आपको बताए थे, यहाँ पर अब परिषद के सदस्यों को घटा करके कितना किया जा रहा है, 3 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्या किया गया, कंपनी के अधिक जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा, कंपनी पर पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित किया गया। तीसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो कार्य थे कंपनी के, उस कार्य को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला राजनीतिक, दूसरा वाणिज्यिक। राजनीतिक कार्यों को प्रबंधन के लिए किसको दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। वाणिज्यिक कार्यों के प्रबंधन के लिए किसको दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसको दिया गया, निदेशक मंडल को दिया गया। दूसरा चीज यहाँ पर क्या किया गया, बंबई और मद्रास प्रांत को पूर्णतया क्या किया गया, बंगाल प्रांत के अधीन कर दिया गया। और बंगाल प्रांत के अधीन करने के बावजूद भी इसको क्या किया जाता है, इस पर नियंत्रण किसका दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को इस पर पूर्णतः नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। इतना क्लियर हुए आप। और इसके बाद यहाँ पे परिषद में सदस्यों की संख्या को अब 1 कम कर दिया जाता है, अब कितना किया जाता है, 3 कर दिया जाता है। इस तरह से यह था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 साथियों। अब यहाँ पर थोड़ा सा और 1 मिनट देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, इसमें 1786 में संशोधन किया जाता है। कब, 1786 में संशोधन किया जाता है। और 1786 में जब संशोधन किया गया तो इसमें गवर्नर जनरल को 2 महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। वो जो अधिकार दिए गए, वो पहला अधिकार जो दिया गया उसको मुख्य सेनापति का
उसको अधिकार दिया गया, यानी कि उसे गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार दिया गया, यानी कि ये जो परिषद है ना, इसके निर्णयों पर वीटो का अधिकार दिया गया। इस तरह से 2 निर्णय इस पर दिए गए। अब इस तरह का जो सुविधा है, या आप कहें इस तरह का पहला सेनापति मुख्य सेनापति बनने वाला कौन रहा होगा, तो वह जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसे मुख्य सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई। समझ रहे साथियों? तो इस तरह से यह 1786 के संशोधन के तहत 2 प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद और जो आगे का आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लगन से जो है पढ़ाई करते रहिए। इसी पे हम लेते हैं यहाँ आप लोगों से विदा और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।